गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कराए थे, जिसके अंदर हमने स्टडी किया था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो थोड़ा शॉर्ट में ही है, लेकिन न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो थोड़ा सा बड़ा है। अभी जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था उसमें हमने देखा था, जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किए थे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसके अंदर एक चीज हमने देखी थी कि भाई फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये हमने लिखा था। यानी इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका लीनियर मोमेंटम पहले था p1, ये उसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम है। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, मान लीजिए वो जो टाइम है वो है t, आफ्टर दिस टाइम, आफ्टर टाइम t, फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम p2। भाई ऑब्जेक्ट जो है उसका लीनियर मोमेंटम पहले था p1, हमने t टाइम के लिए उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट किया, ठीक है, और वो जो फोर्स एक्ट किया वो है हमारा f। उस फोर्स के कारण क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का जो लीनियर मोमेंटम है वो चेंज हो गया, और कितना हो गया, p2 हो गया। इसका मतलब है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है बेसिक, जो हमें ज्यादातर यूज करना है। ठीक है, दूसरा, इसी फॉर्मूले से हमने ये भी स्टडी किया था कि फोर्स जो है वो किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और आपको पता ही है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हमने स्टडी किए थे। ठीक है, अगर हम बात करें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, जो कि आप डेली लाइफ में खूब ऑब्जर्व करते हैं। जब कोई प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, जब किसी बॉल को कैच करता है, ठीक है, तो कैच करने के बाद वो अपने हाथों को ऐसे पीछे की तरफ मूव कराता है, क्लियर, इस तरीके से। तो उसके पीछे जो रीजन है वो क्या है, देखिए भाई, ये जो है फोर्स, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, इस टाइम पे। इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ इम्पैक्ट, टाइम ऑफ इम्पैक्ट। अब ये जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है, ये जितना कम होगा, टाइम ऑफ इम्पैक्ट जितना कम होगा, फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, क्लियर। तो जब प्लेयर अपने हाथों को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराता है, तो देखिए भाई ये बॉल आ रही थी, ठीक है, अभी इस बॉल का कुछ ना कुछ मोमेंटम है, मान लीजिए p है लीनियर मोमेंटम। अब मान लीजिए दो सिचुएशन है, पहली सिचुएशन में तो ये प्लेयर जो है इस बॉल को अपने हाथों से जस्ट यही स्टॉप कर लेता है, ऐसे पकड़ लेता है बॉल को, ठीक है, बॉल आई ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, पहली सिचुएशन। अच्छा, दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि वो जो प्लेयर है ना, वो यहाँ नहीं पकड़ता है, अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है और बॉल को यहाँ पकड़ता है, ठीक है, यहाँ नहीं पकड़ा, बॉल को पीछे लेके गया, हाथों को थोड़ा सा ऐसे, बॉल पकड़ने के बाद ऐसे हाथों को पीछे लेके गया, तब यहाँ जाके बॉल स्टॉप हो रही है। तो दोनों सिचुएशन में, फर्स्ट सिचुएशन में तो यही पर इनिशियल फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, ठीक है, यानी कि लीनियर मोमेंटम जीरो हो गया। सेकेंड सिचुएशन में यहाँ जाकर यहाँ पर जो है फाइनल जो मोमेंटम है या फाइनल जो वेलोसिटी है वो जीरो हो रही है। इसका मतलब ये जो टाइम आप देख रहे हैं, ये एक स्मॉल टाइम है डेल्टा टी, जिसको हमने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। अब अगर आप स्मॉल, ये जो आपका टाइम है इसको अगर हम इंक्रीज कर देंगे, टाइम ऑफ इम्पैक्ट को अगर हम इंक्रीज कर देंगे,
तो सिंपल सी बात है, फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और उसकी वजह से प्लेयर के इंजर्ड होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए दो सिचुएशन है आपके पास, आप छत से कूदे और एक बार तो आपको सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर गिरना है, और दूसरी सिचुएशन में आपको एक रेत का टीला है उसके ऊपर गिरना है। किस सिचुएशन में आपको जो है इंजर्ड होने के चांसेस कम है? सिंपल सी बात है कि भाई रेत पर गिरेंगे तो कम लगेगी। अब उसका जो रीजन है उसमें भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा हुआ है। कैसे? देखिए, अब दो सिचुएशन है। अब ये तो है हमारा सीमेंटेड फ्लोर, ठीक है, और ये है हमारा सैंड। क्लियर? मिट्टी है यहाँ पर। अब होता क्या है कि अगर कोई गिरेगा तो क्या होगा उस सिचुएशन में? भाई ये गिरा, अब ये यहाँ गिर गया, ठीक है। अब देखो, मान लीजिए दोनों सेम हाइट से गिरते हैं, यहाँ से गिरे थे, ये हमारी हाइट है जहां से वो आदमी कूद रहा है। अब जैसे ही यहाँ से कूद रहा है तो सिंपल सी बात है, सेम हाइट से आ रहे हैं, दोनों की जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी? सेम। दोनों का जो लीनियर मोमेंटम है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम दोनों का सेम है। क्लियर? लेकिन जैसे ही यहाँ गिरेंगे, ये चाहे फर्श पे गिरे चाहे मिट्टी पे गिरे, थोड़ी देर बाद क्या होना है, सभी का जो लीनियर मोमेंटम है, फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। इसका लीनियर मोमेंटम भी जीरो हो गया, भाई जैसे ही गिरेगा इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब फाइनल लीनियर मोमेंटम जीरो। अच्छा, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? होना इसमें भी जीरो ही है। क्लियर? अब फर्क क्या आता है? फर्क ये आता है, डिफरेंस ये आता है कि जब ये आदमी सीमेंटेड फ्लोर पे गिरा तो गिरते ही जस्ट एट टाइम उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो जीरो हो गया। लेकिन जब कोई आदमी रेत पर गिरता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि भाई जब रेत पर गिरेगा तो गिरते ही थोड़े ना रुक जाएगा, रेत भी तो फिसलता है थोड़ा सा। क्लियर? जब रेत साइड में जो है फिसलता है, उस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट का जो लीनियर मोमेंटम है वो जीरो नहीं होता। क्लियर? अभी उसका कुछ ना कुछ लीनियर मोमेंटम है। जब रेत फिसलना बंद हो जाएगा तब उसका लीनियर मोमेंटम जीरो होगा। यानी कि यहाँ पर तो मान लीजिए अगर यहाँ पर 5 सेकंड बाद, फर्स्ट सिचुएशन में अगर 5 सेकंड बाद अगर ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम जीरो हुआ था, तो इस सिचुएशन में क्या हुआ? भाई हम 1 सेकंड मान लेते हैं कि रेत फिसल रहा था, ठीक है, तो 1 सेकंड क्या हुई? इंक्रीज हो गई। अब ये जो 1 सेकंड इंक्रीज हुई है, इसका मतलब है कौन इंक्रीज हुआ? टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज हुआ, और जब टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगा? कम। इसलिए जब आप सीमेंटेड फ्लोर पे गिरेंगे तो आपको ज्यादा इंजर्ड होने के चांसेस आपके ज्यादा लगेगी, और जब आप रेत पर गिरेंगे तो आप जो है आसानी से अपना बचाव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों एग्जांपल, और भी एग्जांपल, ठीक है, जैसे कि जब कोई भी गाड़ी चलाते हैं, जब कोई ड्राइवर होता है तो ड्राइविंग के समय उसको सीट बेल्ट लगानी होती है। क्लियर? अब अगर कोई सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो क्या होता है? इसमें भी न्यूटन का सेकंड लॉ लगा हुआ। देखो, अगर मान लीजिए, चलो तीसरा एग्जांपल, भाई ये हमारी गाड़ी है, ठीक है, और ये हमारा ड्राइवर बैठा हुआ है यहाँ पे। क्लियर? अब दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन में इसने जो है सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, ठीक है, और दूसरी सिचुएशन में इसने सीट बेल्ट लगा रखी है। ये आपका जो है हैंडल है, अब स्टीयरिंग है यहाँ पर। ये दूसरी सिचुएशन, इस सिचुएशन में उसने सीट बेल्ट लगा रखी है। क्लियर? अब फर्क देखना, भाई जैसे ही अगर इसने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, जैसे ही कोई आगे कोई भी सिचुएशन आएगी, ये ब्रेक अप्लाई करेगा तो जस्ट क्या होगा? जैसे ही ब्रेक अप्लाई हुआ, अकॉर्डिंग टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या होगा? आगे की तरफ गिरेगा। यानी कि हमारा जो ड्राइवर है वो जस्ट आगे की तरफ गिरेगा, और
कितनी सेकंड में, मान लीजिए 1 सेकंड में ही क्या हो गया, ये स्टीयरिंग पर लगा। भाई यहाँ स्टीयरिंग है, ठीक है, हम यहाँ गाड़ी चला रहे हैं, सीट बेल्ट है नहीं, तो क्या हुआ, जैसे ब्रेक अप्लाई किए हम जस्ट आगे की तरफ गिरे, 1 सेकंड में हम जो है स्टीयरिंग से टच हो गए। ओके, दूसरी सिचुएशन में क्या है कि अगर हमारा जो ड्राइवर है उसने अगर सीट बेल्ट लगा रखी है, हमने अगर सीट बेल्ट लगा रखी है, तो जैसे ही हमने ब्रेक अप्लाई किया हम डायरेक्ट स्टीयरिंग पे नहीं गिरेंगे, हम किस पे गिरेंगे, हम गिरेंगे सीट बेल्ट पे। क्लियर, यानी कि सीट बेल्ट को टच होंगे। अच्छा, सीट बेल्ट ऐसी होती नहीं है कि भाई जस्ट रुक जाए, सीट बेल्ट लंबी होती है, उसमें स्प्रिंग लगे होते हैं, वो आगे की तरफ खींचती है। अब जो ड्राइवर पहले 1 सेकंड में स्टीयरिंग को टच कर रहा था ब्रेक अप्लाई होने पर, अब सेम सिचुएशन, सेम स्पीड पर, सेम ब्रेक अप्लाई होने पर अब जो ड्राइवर है सीट बेल्ट के कारण जो स्टीयरिंग को टच करने में कम से कम 3 सेकंड लेगा, 3 सेकंड लगा लो, 2 सेकंड लगा लो, जितने भी, ठीक है। मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि टाइम ऑफ इम्पैक्ट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। क्लियर, जब टाइम ऑफ इम्पैक्ट यानी कि ये जो स्मॉल टी है, जब ये इंक्रीज होगा तो फिर आपका जो फोर्स है वो क्या होगा, कम होगा। इसलिए ड्राइवर को कम लगती है अगर उसने सीट बेल्ट लगा रखी है तो। सेम सिचुएशन हेलमेट के केस में भी अप्लाई होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे सिक्योरिटी पर्पज से हमने ऑब्जेक्ट्स या हमारे अप्लायंस इंस्ट्रूमेंट यूज किए हुए हैं, वो सब जो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर एक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और आप भी उनका यूज करें। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को, ठीक है। अभी हम ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसके बेस पर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। अब देखिए, न्यूमेरिकल उठाते हैं एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। A motor car is moving with a velocity of 108 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है वो गाड़ी को चला रहा है, स्पीड कितनी है, 108 किलोमीटर पर आवर, बहुत तेज स्पीड में चला रहा है वो, स्पीड है उसकी 108 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको बताया था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आप किलोमीटर पर आवर अगर दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में अगर करना है तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी यहाँ से 18 6 जा 108, तो कितना आ गया, 30 मीटर पर सेकंड। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है यानी वो जो कार है वो किस स्पीड से चल रही है, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। कहता है एंड इट टेक 4 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक अप्लाइड। यानी कि हमारी जो कार है ना, वो जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो स्टॉप होने में 4 सेकंड का टाइम लेती है। टाइम है आपके पास 4 सेकंड। अच्छा, गाड़ी जो है वो रुक गई है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। अभी कहता है कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक on the motor car if its mass along with the passenger is 1000 kg। कहता है कि जो मास है ना वो है 1000 किलो। अब इस सिचुएशन में आपको बताना है कि भाई जो ड्राइवर है या जो कार है या जो ब्रेक्स हैं उनके ऊपर कितना फोर्स लगेगा जब ब्रेक अप्लाई हुआ है। तो देखिए, आपको सिंपल सी बात है, आपको कैलकुलेट करना है फोर्स। फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी आपको पता है कि एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सारी चीजें आपको दी हुई है, तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, मास हो गया 1000 इनटू इनिशियल वेलोसिटी हो गई हमारी 108, फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस 30/4। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, देन 1000 इनटू, अच्छा नेगेटिव साइन है तो माइनस बाहर ले लिया हमने, 30/4
इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20, ठीक है। 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 नेगेटिव, इसका मतलब हमारा आंसर आया 7500 न्यूटन। अब ये जो फोर्स है ये एक्सेलरेटेड फोर्स नहीं है, ये कैसा फोर्स है, ये एक रिटार्डेड फोर्स है, इसके कारण जो ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये जो है नेगेटिव साइन आया। ये जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट करता है कि जो फोर्स लग रहा है वो ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। जहां भी आपको वेक्टर क्वांटिटी नजर आए और नेगेटिव साइन नजर आए तो समझ जाना कि वो जो है अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल अगर आप चाहें ट्राई करना तो बहुत सारे हैं और आप ट्राई करें उनको। एक छोटा सा और न्यूमेरिकल है लेकिन ये सेम है, इसी के जैसा ही है। एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग ए 2 किलो मास एट 5 मीटर पर सेकेंड। भाई दो सिचुएशन दे दी आपको। एक तो क्या कहा है कि ऑब्जेक्ट का मास तो है 2 किलो और आपको जो है उसको एक्सेलरेशन देना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दूसरी सिचुएशन में कहता है कि भाई ऑब्जेक्ट का जो मास है वो तो है 4 किलो लेकिन उसको आपको एक्सेलरेशन देना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपल सी बात आप देख सकते हैं कि फोर्स की वैल्यू किस में ज्यादा होगी, F1 या F2। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है ही नहीं। भाई फोर्स तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो 10 न्यूटन फोर्स लगेगा और यहाँ 8 न्यूटन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना है कि भाई ऑब्जेक्ट का मास किस में ज्यादा। आपने देखा भाई ये तो 4 किलो का ऑब्जेक्ट है तो इसको तो सरकाने में, इसको मूव कराने में जो है बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। आप सिर्फ मास को नहीं देखेंगे, आप सिर्फ क्या है मास के साथ साथ एक्सेलरेशन को भी आप जो है ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो ये अपने न्यूमेरिकल और भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उनको ट्राई करना है और आज जो पढ़ाया है उसको स्टडी करना है। थैंक यू।